Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel IS Point and this is our daily current affairs quiz जिसमें हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ कौन से हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द कोड ऑन वेजेस 2019. कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर इनको हम एनालाइज करेंगे और फिर अपना करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. इट इंक्लूड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़. देखिए, आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है ये 3 पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी इसमें एम्प्लॉयर्स प्लस आपके एम्प्लॉयज़ और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट येस इट इंक्लूड्स द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही है. और इस बोर्ड का काम क्या होता है, तो ये बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन द लेबर वेलफेयर पॉलिसीज़ इन इंडिया कि क्या जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ हमें लाना चाहिए लेबर वेलफेयर के लिए, या फिर जो ऑलरेडी मेड पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें क्या चेंजेस करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, हमने ऑलरेडी बात कर ली है. याद रखिएगा, दिस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948. ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करेंगे तो ये 1948 में इनैक्ट हुआ था. किस लिए? फेयर वेजेस एंश्योर करने के लिए. तो इस एक्ट के तहत ही सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को फॉर्म किया गया था. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर रिव्यू पीरियड. मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years. तो यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो रिव्यू पीरियड होता है मिनिमम वेजेस के लिए वो 5 years तक के लिए होता है, ना कि 3 years. ठीक है, एंड ये जो एक्ट है ये अप्लाइड होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सेक्टर्स दोनों के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years. तो यहाँ पर लिमिट जो रखी गई है वो 5 साल की है, ना कि 3 years. तो इस वर्ड की वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट है जेंडर इक्वालिटी. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट फॉर सिमिलर वर्क. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी का फैक्टर है इसको लाया गया था थ्रू इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976 एंड डेफिनेटली प्रोहिबिट करता है जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर. मतलब इसके अंतर्गत मैंडेटरी तौर पर यह कहा गया है कि नो मैटर कोई भी मैन है या फिर वुमेन है, मतलब मेल और फीमेल, ये चीज़ बॉदर नहीं करना चाहिए. अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उन्हें सेम वेज भी प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, तो ये एक्ट फॉरबिट करता है डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस को बेस्ड ऑन जेंडर. तो ये बिल्कुल सही है. एंड फोर्थ है ओवर टाइम रेट. इट मस्ट बी एटलीस्ट 1.5 times द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस. तो ओवर टाइम रेट यहाँ पर 2 times रखा गया है द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर, ना कि 1.5 times. ठीक है, तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 times द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस होना चाहिए. जो भी स्टैंडर्ड वर्क टाइम होता है उसके बियॉन्ड अगर कोई भी वर्कर काम करता है तो उसको उसके नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस से 2 गुना प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. फर्स्ट एंड थर्ड सिर्फ सही है. आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओनली 1 and 3. आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं एक बार. ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. द जन सामर्थ पोर्टल फैसिलिटेट्स क्रेडिट एक्सेस अंडर वेरियस कैटेगरीज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ लोन्स करेंटली अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल. यहाँ पर बात हो रही है जन सामर्थ पोर्टल की. इसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में. आपको बताना है कि जो लोन दिए जाते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं इस पोर्टल के अंतर्गत. ऑप्शन है एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन या फिर पर्सनल कंजम्पशन लोन. तो आइए इसको एक बार एनालाइज करते हैं. एजुकेशन लोन्स यस दिए जाते हैं जन सामर्थ पोर्टल के अंतर्गत और इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और साथ ही फाइनेंशियली भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है. इसका पर्पज़ है लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना और बहुत सारी गवर्नमेंट्स एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं थ्रू सब्सिडाइज्ड लोन्स एंड ग्रांट्स. ठीक है, तो जन सामर्थ पोर्टल भी लोन आपको प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन. बिल्कुल सही है. सेकेंड है यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको इरिगेशन करवाना है अगर अपने खेत में तो आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए भी कई बार लोन की आवश्यकता होती है. तो यस,
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के फॉर्म में भी आपको लोन या हेल्प क्रेडिट दिया जाएगा जन सामर्थ्य पोर्टल के अंतर्गत। और इससे होगा क्या, फार्म प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि आपका लॉस मिनिमम हो इस हेल्प की बात। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफन फाइनेंस द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड द रोड्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं और जो एग्रीकल्चरल हमारी रोड्स हैं उन पर भी वर्क करती हैं। ठीक है, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के फॉर्मेट में भी आपको ये क्रेडिट मिलता है अंडर जन सामर्थ्य पोर्टल, ये ठीक है। थर्ड है बिजनेस एक्टिविटी लोन्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको भी ये लोन दिया जाएगा, थर्ड भी सही है। लेकिन याद रखिएगा पर्सनल कंजम्पशन लोन्स के लिए इसमें क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो जन सामर्थ्य स्पेशली फोकस करता है क्रेडिट देने के लिए एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और बिजनेस एक्टिविटी, 4 तरह के लोन्स इसमें दिए जाते हैं। 3 के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, चौथा हो गया आपका लाइवलीहुड एक्टिविटी। ठीक है, और लाइवलीहुड एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए अगर लोन चाहिए या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर करना चाहते हैं या स्किल ट्रेनिंग के फॉर्मेट में लोन चाहते हैं तो भी आपको ये लोन दिया जाएगा। लेकिन किसी भी पर्सनल रीज़न से पर्सनल कंजम्पशन लोन्स नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन्स अगर कोई मांग रहा है तो उसको ये लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा और 1, 2, 3 सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3 ओनली आप यहाँ पर आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स यूटिलाइज अ कोडॉक कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन सिस्टम, हाउ डज दिस सिस्टम बेनिफिट द नेवल ऑपरेशन। यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A की हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स की। यहाँ पर लिखा है कि ये यूटिलाइज करते हैं कोडॉक प्रपल्शन सिस्टम को। कोडॉक का फुल फॉर्म है कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन सिस्टम। आपको बताना है कि ये सिस्टम किस तरह से हमारे नेवल ऑपरेशंस को बेनिफिट करता है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, इट अलाउज द शिप टू यूज़ बोथ डीजल इंजन्स एंड द गैस टर्बाइंस साइमल्टेनियसली फॉर मैक्सिमम पीक पावर। आपने जैसे ही कोडॉक का फुल फॉर्म पढ़ा कंबाइंड डीजल और गैस, यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है बल्कि और लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इट अलाउज द शिप टू यूज़ बोथ डीजल्स एंड इंजन एंड गैस टर्बाइंस कैसे सही हो जाएगा, यहाँ पर या तो ये डीजल इंजन्स यूज़ करेंगे या तो फिर गैस टर्बाइंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि आप साइमल्टेनियसली दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लच मैकेनिज्म कनेक्ट सिर्फ करता है 1 पावर सोर्स को टू द शाफ्ट एट अ टाइम। और आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे सिस्टम्स जो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं उनको हम कोडैक कहते हैं, ना कि कोडोक कहते हैं। ठीक है, कोडैक का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंबाइंड डीजल एंड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कोडोक में आप दोनों ही चीज़ों को साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स हाई फ्यूल एफिशिएंसी बाय यूजिंग द डीजल इंजन्स फॉर लो स्पीड क्रूजिंग। तो डीजल इंजन्स येस हाईली एफिशिएंट होते हैं लोअर स्पीड्स पर और आप इनको यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड क्रूजिंग और पेट्रोलिंग। और इससे होता क्या है, शिप जो है वो अपना फ्यूल कंजम्पशन कम कर लेता है और उसकी जो ऑपरेशनल रेंज और एंड्योरेंस है उसमें भी एक्सटेंशन आता है। ठीक है, तो इससे आपको हाई फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है अगर आप डीजल इंजन्स का यूज़ करते हैं फॉर लो स्पीड क्रूजिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट एंश्योर्स द हाई स्पीड डैश कैपेबिलिटीज बाय स्विचिंग टू गैस टर्बाइंस ड्यूरिंग द कॉम्बैट सिनेरियोज। तो गैस टर्बाइंस जो आपके होते हैं कि मैसिव अमाउंट ऑफ पावर आपको देते हैं, लेकिन येस ये फ्यूल को बहुत जल्दी कंज्यूम भी कर लेते हैं एंड इनको रिजर्व करके रखा जाता है फॉर हाई स्पीड डैश रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अगर आपको टारगेट को इंटरसेप्ट करना है या फिर मैन्यूवरिंग करनी है ड्यूरिंग द कॉम्बैट, जहाँ पर स्पीड की ज़्यादा महत्वता होती है, यानी ज़्यादा स्पीड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैदर देन फ्यूल। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप जो है फिर गैस टर्बाइंस को स्विच करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ था, तो 2 and 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द नेवल प्रोजेक्ट विद इट्स करस्पॉन्डिंग शिप क्लास। आपको बताना है कि इनमें से जो शिप्स दी हुई हैं ये किस प्रोजेक्ट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 15B में डिसाइड हुआ था कि 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स क्रिएट किए जाएंगे। ओके, और ये 4 कौन कौन सी हैं? पहला आपका हो गया विशाखापट्टनम, दूसरा यहाँ पर है आपका मुर्मुगांव। ठीक है, नाम याद रखिएगा सब में नाम, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। द थर्ड वन हियर इज़ इम्फाल एंड द फोर्थ वन इज़ सूरत। ठीक है, ये 4 आपकी हो गई
4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B एंड ये इम्प्रूव्ड वर्जन है कोलकाता क्लास की, यानी कि प्रोजेक्ट 15A का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट 15B किसके साथ मैच करेगा, तो हमने यहाँ पर देखा विशाखापट्टनम, यहाँ पर प्रोजेक्ट A का रिलेशन 2 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर A2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 17A और इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्रिएट होने वाली थी एंड इसकी लीड शिप को कौन सा माना गया, आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, तो बी का रिलेशन 3 के साथ है, ए का 2 के साथ एंड बी का रिलेशन यहाँ पर 3 के साथ है। याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट 17A है ये फॉलो करता है शिवालिक क्लास को। ठीक है, शिवालिक क्लास का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। यहाँ पर मैं इरेज करती चल रही हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि ए का रिलेशन 2 के साथ है एंड बी का 3 के साथ। थर्ड है यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 और ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें डिसाइड हुआ था कि 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन डिज़ाइन और इसके लिए हम असिस्टेंस ले रहे हैं फ्रांस देश के नेवल ग्रुप से। ठीक है, कौन कौन सी ये 6 शिप्स हैं इसमें, इनके नाम याद रखिएगा। पहला हो गया आपका आईएनएस कलवारी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है आईएनएस खांडेरी, इनके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार ही पूछा गया है। थर्ड है यहाँ पर आईएनएस करंज, देन द फोर्थ वन इज़ आईएनएस वेला, देन द फिफ्थ वन इज़ आईएनएस वगीर एंड द लेटेस्ट वन इज़ आईएनएस वक्शीर। ये इसमें 6 आपकी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हो गई। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 का रिलेशन कलवारी सबमरीन के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो सी का रिलेशन 1 के साथ हो गया एंड डी है प्रोजेक्ट 28। प्रोजेक्ट 28 में ये डिसाइड हुआ था कि 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। पहली का नाम हो गया कमोर्ता, देन द नेक्स्ट वन इज़ कदमत, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ हियर किल्टन एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ द कवरती। ठीक है, तो ये आपकी 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हो गई अंडर द प्रोजेक्ट 28। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका रिलेशन हो जाएगा कमोर्ता के साथ, यानी कि डी का रिलेशन 4 के साथ है। ओके, तो A2 B3 C1 D4 ये कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ये इंडिया के इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम बेसिक डिज़ाइन से हाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम और हमारी नीलगिरी क्लासेस। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इंडियन फ्रिगेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द स्टेल्थ फीचर्स। आपको बताना है कि ये जो सारी क्लासेस लिखी हुई हैं इंडियन फ्रिगेट्स की, इनको आपको सेट करना है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कि कौन कितना ज़्यादा लेटेस्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट। पहला है यहाँ पर शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास को कमीशन किया गया था 2010 में अंडर द प्रोजेक्ट 17, हमने अभी जस्ट पीछे देखा है, और ये इंडिया की पहली इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास थी और ये इम्प्रूवमेंट माना गया था तलवार क्लास का विथ बेटर स्ट्रक्चरल स्टेल्थ, और इसमें इंफ्रारेड सुप्रेशन वगैरह मौजूद था, साथ ही इसमें लोअर नॉइज सिग्नेचर भी था। ठीक है, तो शिवालिक क्लास को 2010 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर नीलगिरी क्लास, द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी हैं, ये मोस्ट एडवांस्ड है, इनमें नीलगिरी भी आती है और ये एक एवोल्यूशनरी लीप है हमारी शिवालिक क्लास के ऊपर है। इसका ये मतलब तो कंफर्म हो गया कि नीलगिरी क्लास हमारी ज़्यादा लेटेस्ट है शिवालिक के साथ में, और इसमें एक्सट्रीम स्टेल्थ मिलेगा आपको विद एन इंटीग्रेटेड मैस्ट एंड अ फ्लश डेक डिज़ाइन, और ये यूटिलाइज़ करते हैं एडवांस्ड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को, और साथ ही इसमें 75% तक हमारे इंडिया के अंदर खुद के बने हुए इंडिजिनस कंटेंट मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है तलवार क्लास, और तलवार क्लास जो हैं ये रशियन बिल्ड फ्रिगेट्स हैं जिनको हमने कमीशन किया था अर्ली 2000s में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन नेवी के फर्स्ट मेजर शिफ्ट को टुवर्ड्स द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने रेडार सिग्नेचर को रिड्यूस किया था थ्रू स्लोपिंग हल साइट्स एंड सेमी इंटीग्रेटेड सुपर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ गोदावरी क्लास, इसको हमने कमीशन किया था 1980s में, यानी सबसे पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी इंडियन फ्रिगेट हमारी सबसे पुरानी है ये, जिसमें हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्टेल्थ फीचर्स कुछ रखे थे। 1980s में हमने इसको कमीशन किया, ये हमारी पहली इंडिया की इंडिजिनस फ्रिगेट है, और ऑल्दो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइंस थे जिसमें आप बहुत बड़ा रेडर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, और इसमें मॉडर्न स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी देखी गई। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला था, और कोई भी चीज़ जब पहली बार क्रिएट होती है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स फिर बाद में होते हैं, और टाइम टू टाइम बहुत सारे फिर इंप्रूवमेंट्स किए भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोदावरी क्लास हमारी सबसे पुरानी हो गई 4th नंबर पर,
और यानी कि 4 सबसे पहले आएगा, इसके बाद फिर तलवार क्लास है हमारी, फिर इसके बाद शिवालिक क्लास और लास्ट में नीलगिरी क्लास। तो 4 3 1 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर जनरली परमिटेड इन द बफर जोन्स ऑफ अ टाइगर रिजर्व बट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी परमिशन होती है आपके बफर जोन में, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कोर एरियाज़ में किसी भी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का ये क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा है कि टाइगर रिजर्व्स को 2 डिस्टिंक्ट फंक्शनल जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि कंजर्वेशन को हम बैलेंस कर सकें लोकल पीपल के राइट्स को देखते हुए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपका हो गया बफर जोन एंड दूसरा यहाँ पर है कोर जोन। ठीक है, पहला है सस्टेनेबल इको टूरिज्म एंड द नेचर ट्रेल्स। देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जनरली परमिटेड होती हैं आपके बफर जोन में टू सपोर्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, और साथ ही इससे कंजर्वेशन अवेयरनेस भी प्रमोट होता है। लेकिन कोर एरिया में इसको नहीं अलाउ किया जाता है, और किस लिए? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मैनेज करती है यहाँ की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विदाउट सच ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, और यहाँ पर लिमिटेड टूरिज्म कभी कभी अलाउ होता है स्पेसिफिक जोन्स में अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल इको टूरिज्म और नेचर ट्रेल सिर्फ बफर जोन में ही वैलिड होता है, कोर जोन में नहीं अलाउड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछ भी यही रहा है कि बफर जोन में वो चीज़ अलाउ होनी चाहिए और कोर एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द लोकल कम्युनिटीज़। तो जो नॉन टिम्बर आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका कलेक्शन लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बफर जोन में ही सिर्फ अलाउ होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ जाकर इन चीज़ों को इकट्ठा कर सकें, लेकिन कोर जोन में उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पर माइनिंग एंड स्टोन क्वायरिंग। तो ये जो माइनिंग और स्टोन क्वायरिंग है इनको डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंसीडर किया जाता है, और ये कोर और बफर दोनों ही जोन में हार्डली एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये दोनों ही जोन्स में प्रोहिबिटेड होती हैं स्ट्रिक्ट तरीके से, ताकि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हम प्रिवेंट कर सकें और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दोनों ही सेक्टर्स में अलाउड नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फोर्थ है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो जो लार्ज स्केल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डैम्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो गए, इनको टाइगर रिजर्व में अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इससे जो फॉरेस्ट लैंड है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और कॉरिडोर कनेक्टिविटी को भी ये डिसरप्ट करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है टाइगर मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है कि दोनों ही जोन्स में अलाउड नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। टाइगर रिजर्व स्ट्रक्चर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, टाइगर रिजर्व हैव द कोर एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड अ बफर जोन फॉर लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज़। आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया टर्मिनोलॉजी इज आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से जोन्स के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं क्या वो सही हैं। पहला है कोर एरिया, इनवॉयलेट एरिया वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में इनको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कहते हैं, और ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस बैन होता है। ठीक है, और इसको जो है स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैनेज किया जाता है, और ज़्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हैबिटेशन हो गया, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सब यहाँ पर बिल्कुल बैन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है बफर जोन, एरिया प्रमोटिंग अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड ह्यूमन यूज़। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एरिया है, जैसे सपोज़ ये आपका कोर एरिया है, ठीक है, इसके अराउंड जो एरिया है ये आपका बफर जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कोर एरिया है इसके अराउंड ये बफर जोन हो गया, और इसका पर्पस क्या होता है कि ऑपरेशनल स्पेस प्रोवाइड करना, ताकि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन बैठ सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ भी अलाउ होता है, लाइवलीहुड सपोर्ट अलाउ होता है लोकल ट्राइबल पीपल्स के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, और यहाँ पर थोड़े हद तक इको टूरिज्म भी, रेगुलेटेड इको टूरिज्म भी अलाउड होता है। ठीक है, तो बफर जोन जो है वो एरिया कौन सा है जहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बिटवीन द कंजर्वेशन एंड द ह्यूमन यूज़। ये बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड वन इज इको सेंसिटिव जोन, ट्रांजिशन जोन अराउंड द PAs नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। इसको इस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िएगा। यहाँ पर जो ट्रांजिशन जोन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट लिखा हुआ है ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है,
तो इको सेंसिटिव जोन्स को नोटिफाई किया जाता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं इनको आप शॉक एब्जॉर्बर के नाम से भी जानते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जिससे कि इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी रेगुलेट हो सकें, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस टर्म वाइल्ड लाइफ एक्ट, यहाँ पर होना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो ये जो कोर और बफर जोन्स होते हैं ये इंटरनल मैनेजमेंट डिवीजन्स होते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया में, जबकि जो इको सेंसिटिव जोन आपका होता है ये रेगुलेटरी कुशन की तरह काम करता है और किसी भी नेशनल पार्क या सैंक्चुरी की बाउंड्री पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर किसी फ्रेमवर्क के फीचर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि ये किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। फर्स्ट है इट वॉज लॉन्च्ड इन 1971 टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जो कीवर्ड्स हैं उनको टिक किया करिए। 1971 में लॉन्च हुआ था और किस पर्पस के लिए? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस के लिए। सेकेंड है इट इंट्रोड्यूस द जोनेशन मॉडल कंप्राइजिंग कोर, बफर एंड ट्रांजिशन एरियाज फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। एंड द थर्ड वन इज इट एम्स टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इन तीनों फीचर्स को देखते हुए कि ये किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? यूनेस्को का ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसको 1971 में लॉन्च किया गया था और इसमें ये बात हुई थी कि किस तरह से जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया जाएगा, कोर, बफर एंड द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है ये फैसिलिटेट करता है स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिंग और सस्टेनेबल यूज़ को साथ ही इंश्योर करता है और साथ ही एक ट्रांजिशन एरिया भी प्रोवाइड करता है जिससे आपकी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती रहती हैं, उनमें सुधार आता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में रामसर कन्वेंशन था। रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वेटलैंड्स के साथ, और साथ ही यहाँ पर साइट्स है। साइट्स का किसके साथ रिलेशन है? तो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ के साथ हमारी। और यहाँ पर जो CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड है। इन तीनों चीज़ों का रिलेशन किसी भी जोनेशन मॉडल के साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर था, आंसर है सी ऑप्शन, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैप की बात करेंगे, मैप प्रोग्राम की। तो इसको लॉन्च किसने किया था? यूनेस्को ने 1971 में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो सके थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व्स। और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हमने बात करी किस तरह से वो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स, जिससे कि कंजर्वेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। और ये इंकरेज करते हैं रिसर्च को, मॉनिटरिंग को, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने रिजर्व्स में, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था हमारे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। और वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट्स में लिस्टेड होती हैं ये जानी जाती हैं अपने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन था साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज़। इसको साइन किया गया था 1973 में, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड हम रेगुलेट कर सकें इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की। और यहाँ पर साइट्स लिस्ट जो है वो 3 अपेंडिसेस में स्पेशीज़ को लिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर थ्रेट लेवल एंड द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको 1992 में अर्थ समिट के दौरान अडॉप्ट किया गया था, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, जिससे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द फॉलोइंग मरीन ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। आपको यहाँ पर मरीन ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स दिए हुए हैं और आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट है यहाँ पर टेलियोस्ट। ये क्या होते हैं? ये लार्ज ग्रुप ऑफ बोनी फिशेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके अंदर बोन्स होती हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, गोल्ड फिश, ठीक है। और यहाँ पर जो स्केलेटन इनका होता है वो प्राइमरीली बोन का बना होता है रादर देन कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए का रिलेशन 4 के साथ है। नेक्स्ट है यहाँ पर इलास्मो ब्रांच, और ये एक सब क्लास होती है कार्टिलाजिनस फिशेस की, और इसमें आपको बहुत सारी फिशेस मिलेंगी जैसे कि शार्क हो गई, सॉफिश हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इनके पास ट्रू बोन्स नहीं होती हैं, इनके पास स्केलेटन्स होते हैं जो कि टफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है। तो इलास्मो ब्रांच का रिलेशन
सॉफिश के साथ हो गया, बी का रिलेशन 2 के साथ है। थर्ड है यहाँ पे निडारियन। निडारियन जो क्लास होती है ये फाइलम है एक्वेटिक एनिमल्स की, जिसमें आपको कोरल्स और जेलीफिश वगैरह मिल जाएंगे। और ये इनकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है कि इनके पास स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको आप निडोसाइट्स कहते हैं, निडोसाइट्स, ठीक है। तो सी का ऑप्शन हो गया आपका 3 के साथ, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर एर्थ्रोपॉड्स। एर्थ्रोपॉड्स जो हैं ये फाइलम की एक कैटेगरी होती है जिसमें क्रैब्स, स्पाइडर्स और बटरफ्लाइज वगैरह आ जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश के बारे में याद रखिएगा कि ऑल्दो इसका नाम फिश है लेकिन ये एक बहुत ही छोटा विंगलेस इंसेक्ट होता है और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड की ये कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो डी का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा, A4, B2, देन C3 एंड D1। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम की। तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। यानी अर्थ का जो सरफेस है उसके बाहर जब आप जाएंगे तो कितने एल्टीट्यूड पर कौन सा सैटेलाइट रखा गया है, इस चीज़ के बेसिस पर हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स को क्लासीफाई करते हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट आपकी है, जो लो अर्थ ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन है वो कितने एल्टीट्यूड पर आता है, 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आप कोई सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो वो कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। पहला यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आईएसएस जो है ये कितनी हाइट पर होगा, लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर इसको प्लेस किया गया है। तो येस, इट फर्मली लाइज इन लो अर्थ ऑर्बिट और इससे ईजियर ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका क्रू एंड सप्लाईज का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है हबल स्पेस टेलीस्कोप और इसको रखा गया है लगभग 540 किलोमीटर्स की हाइट पर और ये डेफिनेटली लो अर्थ ऑर्बिट में आता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पर IRNSS नाविक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसमें आपको कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मिलेंगे लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर और साथ ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर, जिनकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है, 36,000 किलोमीटर्स। और यहाँ पर हमने बात करी कि लो अर्थ ऑर्बिट की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है, 2000 किलोमीटर्स। यहाँ पर 36,000 किलोमीटर्स पर हमने इनको प्लेस किया हुआ है। और ये जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं इनको ज़्यादा ऑर्बिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हायर ऑर्बिट्स पर क्यों होते हैं, ताकि जो है वो कवरेज इनका मैक्सिमम हो सके, कंटिन्यूस कवरेज ये दे सकें ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा आपका क्योंकि ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है। एंड द फोर्थ वन इज कार्टोसैट सीरीज। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिनको कि इसरो ने लॉन्च किया था और ये ऑपरेट करते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन 600 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर्स। और डेफिनेटली ये भी लो अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ भी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछ रहा था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, यानी आपको ये बताना था कि इनमें से कितने सारे लो अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरीज में आते हैं। तो 3 यहाँ पर सही थे, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओनली 3, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है। लो अर्थ ऑर्बिट हम तब प्रेफर करते हैं जब आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग चाहिए और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चाहिए, और तब हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके साथ जो अर्थ की दूरी है वो कम है और अर्थ के साथ ये करीब है, ठीक है। लेकिन हाई अर्थ ऑर्बिट की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कम्युनिकेशंस या रीजनल नेविगेशन की बात करते हैं उस केस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आपके पास कोई सजेशन है, अगर आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।